हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द विशाल पीडिया UCMS. If you are new here, then I am Vishal Vishwas, currently second year MBBS student from UCMS Delhi. जैसा कि आप जानते हो कि मैंने लाइव रिकॉर्डेड वीडियो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की डाली थी, पर उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा इशू था. इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए डाल देता हूँ, जहाँ पे हम क्वेश्चन की फॉर्म में सारा चैप्टर रिवाइज करेंगे. और मैं गारंटी देता हूं आपको, आपका नीट 2021 में इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा. 100% जो मैं बताऊंगा वही आएगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्लूइड एक्सुडिंग फ्रॉम द क्लोटेड ब्लड इज. अच्छा, तो देखो, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, जो हमारा ब्लड है, ब्लड में होता क्या क्या है. ब्लड में होते हैं हमारे दो कंपोनेंट. एक होता है हमारा प्लाज्मा और एक होता है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट. ठीक है दोस्तों, फॉर्म्ड एलिमेंट. इनका आपको परसेंटेज भी याद रखना है. प्लाज्मा होता है 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट होता है 45%. अच्छा, हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या आता है. हमारा आता है इरिथ्रोसाइट, जिसको आप आरबीसी बोलते हो, ल्यूकोसाइट, जिसको आप डब्ल्यूबीसी बोलते हो, और थ्रोम्बोसाइट, जिसको आप प्लेटलेट्स बोलते हो. ठीक है ना. अच्छा, और प्लाज्मा में मेनली इंक्लूड होता है आपका वाटर, जो प्लाज्मा का 92% होता है, और प्लाज्मा प्रोटीन. मैंने यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन लिख दिया है, पर आप याद रखना कि प्लाज्मा प्रोटीन जो 6 से 8% होते हैं. और इसको याद करने की ट्रिक क्या है, हम ऐसे याद करेंगे इसे AGF. वैसे तो आप GF को A नहीं बोल सकते, GF मतलब गुड फ्रेंड है ना, पर यहाँ पर हम इसको ऐसे ही याद करेंगे AGF. A4 होता है एल्बुमिन, G4 होता है ग्लोबुलिन, F4 होता है फिब्रिनोजन. ठीक है, और जो ये हमारा फिब्रिनोजन है, इसका काम होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. इसका क्या काम होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. ठीक है, अब इसने यहाँ पे कहा है ब्लड फ्लूइड एक्सुडिंग फ्रॉम द क्लोटेड ब्लड. जब ब्लड क्लोट हो जाता है, ठीक है ना, जब उसके ऊपर आपके जो फाइब्रिन थ्रेड बनते हैं, उसके बाद जो पेल येलो कलर का, स्ट्रॉ कलर का जो फ्लूइड निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, जिसको हम सीरम के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, देखो, ये जो हमारा प्लाज्मा है, अगर हम इसमें से क्लोटिंग फैक्टर, CF मतलब क्लोटिंग फैक्टर, अगर हम इसमें से क्लोटिंग फैक्टर हटा दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, सीरम बन जाएगा. ठीक है ना. तो आपको याद रखना है, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर नॉन एज सीरम. और देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे सेकंड और थर्ड ऑप्शन दोनों सेम एक ही बात है. इसमें लिखा थर्ड सीरम, सेकंड प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर. तो प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर ऑल्सो नॉन एज सीरम. तो ये दोनों एक ही बात है. क्या है दोस्तों, ये दोनों एक ही बात है. ठीक है, तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट. तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया, फोर्थ. ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें, बहुत ही इजी सवाल. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ए रिडक्शन इन नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स इज कॉल्ड. अच्छा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या होती है, आरबीसी. आरबीसी का ही दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट. क्या होता है दोस्तों, एरिथ्रोसाइट. इसी तरह हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट में होती है डब्ल्यूबीसी, जिसका मैंने अभी आपको नाम बताया था, ल्यूकोसाइट. इसी तरह होती है प्लेटलेट्स. क्या होती है दोस्तों, प्लेटलेट्स. ठीक है ना. और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट. क्या होता है दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट. साइट मीन्स सेल. ठीक है, तो देखो, अगर आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाए या आरबीसी का नंबर डिक्रीज हो जाए, इसी तरीके से डब्ल्यूबीसी का नंबर भी इंक्रीज हो सकता है और डब्ल्यूबीसी का नंबर भी डिक्रीज हो सकता है. और इसी तरीके से हमारा प्लेटलेट का नंबर भी इंक्रीज हो सकता है और प्लेटलेट का नंबर भी डिक्रीज हो सकता है. तो देखो, अगर आरबीसी का नंबर इंक्रीज होता है तो इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोसिस. क्या बोलते हैं दोस्तों, एरिथ्रोसाइटोसिस. क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइटोसिस. अच्छा, फिर डब्ल्यूबीसी का इंक्रीज हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है,
ल्यूकोसाइट, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ल्यूकोसाइटोसिस। अगर प्लेटलेट्स इंक्रीज हो जाए तो इसको क्या बोल देंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस। है ना, कितना इजी, देखो तीनों याद हो गए। अच्छा, अगर नंबर डिक्रीज हो जाए तो उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोपेनिया, क्योंकि पेनी वर्ड जो होता है वो चिल्लर के लिए इस्तेमाल होता है। और आप जानते हो अगर आपके पास नोट है और खुले सिक्के हैं, ठीक है, तो सिक्के जो होते हैं उनकी वैल्यू कम होती है, नोट की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है, 2000 का 500 का। तो पेनी मतलब छोटा यानी कम, तो इसीलिए यहाँ पे हम इसको बोलेंगे इरिथ्रोसाइटोपेनिया। क्या बोलेंगे, इरिथ्रोसाइटोपेनिया। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के केस में क्या बोल देंगे, ल्यूकोसाइटोपेनिया। है ना, कितना इजी है, याद हो गया। अच्छा, प्लेटलेट के केस में क्या बोल देंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्या बोलेंगे दोस्तों, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अच्छा, अब कह रहा है रिडक्शन मतलब कम होना, ठीक है ना, तो रिडक्शन होना उसको क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। मिल गया ही आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, देखो यहाँ पे दिया हमारा थर्ड ऑप्शन, देखो एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया याद रखना कि या तो आपका आरबीसी का नंबर डिक्रीज हो जाए, ठीक है ना, आरबीसी का नंबर 5 से लेके 5.5 मिलियन तक होता है, और 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है, 10 लाख, ठीक है ना, यानी 50 लाख से लेके 55 लाख तक हमारी आरबीसी होती है, ठीक है ना। अगर इससे कम हो जाए आरबीसी तो उसको क्या बोल दोगे, एनीमिया, ठीक है। इसी तरह हमारा होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन, जिसको आप एच बी के नाम से भी जानते हो, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है मेल टू फीमेल में, वो कितनी होती है, 12 ग्राम से 16 ग्राम तक। अगर हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से 16 ग्राम के बीच में है तो नॉर्मल है, अगर 12 ग्राम से नीचे हो गया तो क्या हो जाएगा, एनीमिया, ठीक है ना। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन देखो, हाइपरटेंशन। क्या कह रहा है, हाइपरटेंशन मींस ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए। अगर हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसकी वैल्यू बढ़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। अच्छा, अगर कम हो जाए फिर क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन, ठीक है। देखो, जो हाइपरटेंशन है उसको हम मेजर करते हैं 120/80, तो जो ये 120 है ये होता है हमारा सिस्टोलिक बीपी। क्या होता है दोस्तों, सिस्टोलिक बीपी। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोल, ठीक है ना, मींस जब आपका हार्ट क्या करे, कॉन्ट्रैक्शन करे, उस टाइम जो बीपी आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक बीपी। अच्छा, और जब आपका हार्ट रिलैक्स करे उसको हम क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक बीपी, ठीक है ना। तो डायस्टोलिक बीपी क्या होता है, जब हमारा हार्ट जो है वो क्या करे, रिलैक्स करे, ठीक है ना। अच्छा, एक बात आपको याद रखनी है, अगर सिस्टोलिक 120 से ऊपर हो जाए तो हाइपरटेंशन, और डायस्टोलिक 80 से ऊपर हो जाए तो हाइपरटेंशन। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो फोर्थ ऑप्शन भी क्लियर हो गया। अब इसमें सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्या है, हीमोफिलिया। अब हीमोफिलिया आप पढ़ते हो जेनेटिक्स में, ठीक है ना, तो इसके आपको 2 नाम और एक्स्ट्रा याद रखने हैं। पहला नाम होता है ब्लीडर्स डिजीज। क्या होता है दोस्तों, ब्लीडर्स डिजीज। अच्छा, इसको ब्लीडर्स डिजीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो क्लोटिंग फैक्टर है वो अपसेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लोटिंग फैक्टर CF अपसेंट। अच्छा, कौन कौन सा क्लोटिंग फैक्टर अपसेंट हो सकता है, या तो क्लोटिंग फैक्टर 8 अपसेंट हो जाएगा, या हमारा क्लोटिंग फैक्टर 9 अपसेंट हो जाएगा, ठीक है। क्लोटिंग फैक्टर 8 को हम बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। क्या बोलते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। अच्छा, 9th को क्या बोलते हैं, 9th को हम बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रिसमस फैक्टर, ठीक है। तो फिर इनके अपसेंट होने से क्या होगा, या तो आपकी जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है, ठीक है ना, वो डिले हो जाएगी, ठीक है ना, या वो होगी ही नहीं, ठीक है ना, क्लॉटिंग अपसेंट होगी या डिले हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस डिजीज का, हीमोफिलिया का दूसरा नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं रॉयल्स डिजीज। क्या बोलते हैं, रॉयल्स डिजीज, क्योंकि आप जानते हो एक क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, ठीक है ना, क्वीन विक्टोरिया, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 12th की जेनेटिक्स में, ठीक है। तो वो क्या थी, कैरियर थी, कैरियर फॉर हीमोफिलिया। क्या थी वो, कैरियर फॉर हीमोफिलिया, ये आपको याद रखना है। और जो हीमोफिलिया है
ये क्या है, एक्स लिंक्ड, एक्स क्रोमोजोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इस क्वेश्चन का तो आंसर क्या हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन एडल्ट इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन। तो पहले तो हमें ये पता हो ना इरिथ्रोपोइसिस होता क्या है। इरिथ्रोपोइसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। क्या होता है दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, क्योंकि आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। एक आपको हार्मोन याद रखना है, एक हार्मोन होता है इरिथ्रोपोइटिन। क्या होता है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, ठीक है ना। ये जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है ये कहाँ से निकलता है हमारा, ये निकलता है हमारा किडनी में से, ठीक है ना। कहाँ से निकलता है दोस्तों, ये निकलता है हमारा किडनी में से। और ये क्या करवाता है, हेल्प्स इन इरिथ्रोपोइसिस। ये क्या करवाता है, हेल्प्स इन इरिथ्रोपोइसिस। ये इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है, ठीक है ना। अच्छा देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ नीट की चालाकी। अभी आपको देखना मजा आ जाएगा कि नीट देखो कितनी चालाक एग्जाम है, ठीक है ना। नीट ने 2015 में, ठीक है, जब नीट हुआ था 2015 में, उन्होंने पूछा इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन, इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन। अब देखो जो हमारी इरिथ्रोपोइसिस है उसको आप ऐसे याद रखो, या तो वो होगी फीटल लाइफ में, ठीक है ना, बिफोर बर्थ, या तो वो होगी एडल्ट लाइफ में, या आफ्टर बर्थ बोल सकते हो उसे, ठीक है ना। आफ्टर बर्थ बोले या बोले एडल्ट लाइफ, ठीक है ना, एक ही बात है। तो इसका तो सीधा सिंपल सा आंसर है बोन मैरो, ठीक है ना। और कौन सी बोन मैरो, तो रेड बोन मैरो में ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है आफ्टर बर्थ बोन मैरो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। पर फीटल लाइफ में आपको याद रखना है 3 जगह होती है, ठीक है ना। जैसे जब बेबी 1 से 3 मंथ का होता है, ठीक है ना, तब कहीं और होगी, ठीक है ना। जब 3 से 6 मंथ का होता है तब कहीं और होती है, और जब 6 to 9 मंथ का होता है तब हमारी इरिथ्रोपोइसिस कहीं और होती है। तो 1 से 3 मंथ में होती है योक सैक में, ठीक है ना, एम्ब्रियो में पढ़ते हो आप। अच्छा 3 से 6 मंथ में होती है लीवर में, ठीक है ना, ये भी याद रखना। अच्छा जो 6 to 9 मंथ है यहाँ पे मेजर पोर्शन तो बनता है स्प्लीन में, ठीक है ना। मेजोरिटी इरिथ्रोपोइसिस कहाँ होगी, स्प्लीन में, बट यहाँ पर लीवर में भी इरिथ्रोपोइसिस देखी जाती है, ठीक है। तो जो माइनर इरिथ्रोपोइसिस है वो लीवर में होती है। अच्छा अब यहाँ पे 2015 में नीट ने ऑप्शन दिया, पहला लीवर, सेकंड दिया बोन मैरो, ठीक है, और थर्ड दिया स्प्लीन, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया उसने किडनी। अब आपको पता है कि किडनी में तो सिर्फ इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकलता है, ठीक है, जो इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करवाता है, पर किडनी में तो होता नहीं। अच्छा बोन मैरो में एडल्ट लाइफ में होती है, पर इसने पूछा है स्टार्ट्स इन, ठीक है, तो या तो ऑप्शन होगा हमारा लीवर या होगा स्प्लीन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर ऑप्शन होता योक सैक तो आंसर क्या हो जाता योक सैक, पर यहाँ पे योक सैक तो दिया ही नहीं है, ठीक है ना। उसने क्या दिया, लीवर दिया और स्प्लीन दिया है। तो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन में हमारी इरिथ्रोपोइसिस कहाँ हो रही है, लीवर में। देखो यहाँ पर भी होती है और यहाँ पर भी होती है, ठीक है ना। अगर लीवर भी ऑप्शन नहीं दिया होता तो हमारा आंसर क्या होता, स्प्लीन। तो अगर इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन पूछे तो सबसे पहले योक सैक आएगा, फिर लीवर आएगा और फिर स्प्लीन आएगा, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे तो उसने पूछा है एडल्ट में, ठीक है, तो एडल्ट में तो बोन मैरो में होती है, पर देखो फिर फंसा दिया। यहाँ पे उसने कह दिया रेड बोन मैरो और यहाँ पे कह दिया येलो बोन मैरो। तो हमें पता है कि एडल्ट लाइफ में रेड बोन मैरो में इरिथ्रोपोइसिस होती है, ठीक है। ये कितना भी फंसा ले हम नहीं फंसेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय। अब देखो जो ये इरिथ्रोसाइट है इसका मेनली काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो गैस का ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है ना, कौन, इरिथ्रोसाइट, जिसको आप आरबीसी बोलते हैं। और कौन कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट का मेनली काम होता है इम्यूनिटी में, ठीक है ना। तो हमारे से पूछा क्या गया इम्यूनिटी में, तो या इम्यून रिस्पॉन्स अगर कहीं लिखा हो, ठीक है, तो वो भी इसका आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ, इम्यून रिस्पॉन्स। तो हमारा इसका आंसर क्या बना, इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय लिम्फोसाइट। अच्छा देखो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दिया थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट बोलो या प्लेटलेट्स बोलो, ठीक है, दोनों एक ही बात है। जो ये हमारा मेगा कैरियोसाइट है जब इसके फ्रैगमेंट बनते हैं, ठीक है ना,
मीन्स जब ये टूटता है तो हमारे क्या प्रोड्यूस होते हैं, थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट। ठीक है, तो ऐसे भी कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट्स आर द फ्रैगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट, फ्रैगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट। ठीक है, अच्छा मेगा कैरियोसाइट का मतलब क्या है, मेगा मतलब होता है बड़ा, ठीक है ना, यानी लार्ज, और कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस, जैसे आप पढ़ते हो यू कैरियोटिक, है ना, और साइट मतलब क्या होता है, सेल। तो लार्ज न्यूक्लिएटेड सेल जो होते हैं उनके फ्रैगमेंट से हमारे क्या बनते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है, और इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखना, इनका मेन क्या होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर बना सेकंड, लिम्फोसाइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैगोसिटिक इन नेचर। ओहो, देखो हमारे पास जो डब्ल्यूबीसी है वो डब्ल्यूबीसी होती है हमारी दो टाइप की, एक होती है ग्रेनुलोसाइट, क्या होती है, ग्रेनुलोसाइट, और एक होती है ए ग्रेनुलोसाइट। मींस जिसमें ग्रेन्यूल हो उसको क्या बोलेंगे, ग्रेनुलोसाइट, जिसमें ग्रेन्यूल ना हो उसको ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, अच्छा तो ये हमारे होते हैं तीन टाइप के। अब आपको याद कैसे रखना है, इसको याद रखना है बैन से, BEN, एक शो आता था ना कार्टून का, बैन 10। ठीक है, ये क्यों मैं आपको BEN से याद करवा रहा हूं अभी बताता हूं। B4 होता है बेसोफिल, क्या होता है दोस्तों, बेसोफिल। E4 होता है हमारा इशिनोफिल, ठीक है ना, और N4 होता है न्यूट्रोफिल। ऐसी ग्रेनुलोसाइट जो बेसिक डाई से कलर्ड हो जाए उसको हम बोलेंगे बेसोफिल, और जो एसिड डाई से कलर्ड हो एसिनोफिल, और जो न्यूट्रल डाई से कलर्ड हो उसको बोलेंगे न्यूट्रोफिल। ठीक है, अच्छा आपको BEN से क्यों याद करवाया, देखो सबसे पहले जब आप ABCD देखोगे तो सबसे पहले आता है B, फिर क्या आता है E, फिर आता है N, है ना, ऑर्डर वाइज देखोगे। तो इसीलिए इसका ऑर्डर भी याद रखना कि इसका जो अमाउंट है वो 0.5 से 1% के बीच में होता है। इशिनोफिल होती है 2 से 3%, और फिर इसमें सबसे ज्यादा होती है 60 से 65% न्यूट्रोफिल। ठीक है ना, अच्छा बेसोफिल से मेनली निकलती है तीन चीजें, ठीक है, ये आप याद रखना, और ये तीन चीजें कौन कौन सी है, एक निकलता है आपका हेपारिन, ठीक है ना, एक निकलता है आपका हिस्टामिन, क्या निकलता है दोस्तों, हिस्टामिन, और एक निकलता है आपका सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। ठीक है, तो हेपारिन जो है ये क्या है, नेचुरल एंटी क्लॉटिंग, एंटी क्लॉटिंग एजेंट। आपकी ब्लड वेसल में ब्लड कभी जमता नहीं है, जैसे आपको कट लगता है या इंजरी होती है तभी आपका ब्लड क्या जमता है, तो अंदर उसको कौन जमने नहीं देता, तो वो है हमारा हेपारिन। ठीक है, हिस्टामिन, हिस्टामिन मेनली क्या काम करता है, हिस्टामिन हमारा होता है वैसो डायलेटर, VD मतलब वैसो डायलेटर। अच्छा, और सेरोटोनिन हमारा क्या काम करता है, ये होता है वैसो कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो जब ये वैसो कॉन्ट्रैक्टर है तो दूसरा क्या हो जाएगा, वैसो डायलेटर। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, अच्छा एसिनोफिल क्या होती है, ये मेनली एलर्जिक रिएक्शन जो होती है उसमें इन्वॉल्व होती है। अच्छा न्यूट्रोफिल क्या करती है, न्यूट्रोफिल करती है फैगोसाइटोसिस। अच्छा एक ग्रेनुलोसाइट देख लेते हैं, इसमें हमारे पास होती है मोनोसाइट, ठीक है ना, और होती है दूसरी लिम्फोसाइट जो अभी हमने पीछे देखी थी। ठीक है ना, अच्छा ये जो मोनोसाइट है इसका परसेंटेज अगर हम देखें तो ये होती है हमारी 6 से 8%। ठीक है, और जो लिम्फोसाइट है वो होती है हमारी 20 से 25%। ठीक है, तो ये दोनों कौन कौन, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये दोनों ही किस में इन्वॉल्व होती है, फैगोसाइटोसिस। ठीक है ना, फैगोसाइटोसिस क्या होता है, ऐसे सेल जो फैगो करे यानी खा जाए किसी को। ठीक है ना, जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, बैक्टीरिया वायरस, तो उससे लड़ने जाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करके ये खा जाते हैं। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस करते हैं। और लिम्फोसाइट तो मैंने अभी आपको बताया ही। ठीक है ना, इसका मेनली क्या काम होता है, ये इन्वॉल्व होता है इम्यून रिस्पॉन्स में। ठीक है ना, अच्छा अब देखो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैगोसाइटिक इन नेचर। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया मोनोसाइट, इसको आप क्या बोलते हो, ये ना बड़ी सेल होती है तो इसको आप मैक्रोफेज भी बोल देते हो। ठीक है ना, और देखो यहाँ पे मैक्रोफेज लिखा हुआ है, तो मोनोसाइट बोलो मैक्रोफेज बोलो बात एक ही है, क्योंकि साइज के बेसिस पे बता रहे हैं। और जो न्यूट्रोफिल है ये होती है छोटी, इसलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रोफेज। क्या बोलते हैं दोस्तों,
माइक्रोफेज, और फेज मतलब ईटिंग, स्मॉल ईटर, दे आर स्मॉल ईटर, ठीक है। और ये जो हमारे मैक्रोफेज है, दे आर लार्ज ईटर, ठीक है, दे आर लार्ज ईटर। तो ये सारे ही क्या कर रहे हैं, फैगोसाइटोसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या बना, इसका आंसर बना ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्टिवेट द प्लाज्मा क्लोटिंग फैक्टर। अच्छा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एरिथ्रोसाइट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है ना। तो मेनली CO2 और O2 को ट्रांसपोर्ट करता है। मोनोसाइट अभी बताया, इसका क्या काम होता है, फैगोसाइटोसिस, ठीक है ना। और लिम्फोसाइट का मेनली काम मैंने आपको बताया, इम्यून रिस्पॉन्स में, ठीक है ना। तो अब देखो लास्ट ऑप्शन हमारा बचा क्या, थ्रोम्बोसाइट, जो मैंने आपको बताया था, ये क्या है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अभी बताया था ना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। तो यही क्या करेगा, यही एक्टिवेट करेगा हमारे प्लाज्मा क्लोटिंग फैक्टर को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इजी सा सवाल था। अच्छा आगे देखते हैं। देखो सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लड ग्रुप AB हैज। तो देखो जो हमारी RBC होती है, ठीक है ना, उसकी शेप क्या होती है, बाई कनकेव। RBC की शेप कई बार पूछी जाती है, तो क्या शेप होती है, बाई कॉनकेव, ठीक है। तो हम 4 केस ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास 4 टाइप की RBC है, ठीक है ना। तो देखो ये 3rd टाइप की होगी और ये 4th टाइप की होगी, ठीक है। अगर मान लो इसके ऊपर हमारा A एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है ना, इस RBC के ऊपर क्या है, A एंटीजन प्रेजेंट, और इस वाली RBC के ऊपर भी हमारा क्या है, A एंटीजन। तो बोलो ये ब्लू वाला क्या है, ब्लू वाला है A एंटीजन, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, A एंटीजन। समझ में आ रही है बात। अच्छा मान लो इस वाली पे हमारा क्या प्रेजेंट है, B एंटीजन, और इस वाली पे भी हमारा क्या RBC पे प्रेजेंट है, B एंटीजन। तो ये क्या है हमारा, B एंटीजन। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। और इस वाली RBC पे हमारा कुछ भी नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा, 4th में कुछ भी नहीं है। तो देखो जो हमारी फर्स्ट RBC है जिस पर A एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसका अगर हम ब्लड ग्रुप देखें, इस पर्सन का अगर हम ब्लड ग्रुप देखें तो इसका ब्लड ग्रुप होगा A, ठीक है। सेकंड वाले का अगर हम ब्लड ग्रुप देखें तो इसका ब्लड ग्रुप होगा A और B, ठीक है ना, AB। क्यों, क्योंकि इस पे दोनों A एंटीजन और B एंटीजन दोनों प्रेजेंट है, ठीक है ना। अच्छा थर्ड वाली RBC का देखें तो इसका जो ब्लड ग्रुप होगा B, क्योंकि इस पे B एंटीजन प्रेजेंट है ओनली। समझ में आ रही है बात, ठीक है। पर जो 4th वाली है इस पे तो कोई एंटीजन है ही नहीं, ठीक है ना, इसीलिए इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, O। समझ में आई बात। अच्छा तो देखो फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है, A एंटीजन है, ठीक है ना। A एंटीजन जो है इसका जो दुश्मन है वो क्या है, A एंटीबॉडी। A एंटीजन का दुश्मन A एंटीबॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर A एंटीबॉडी तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर A एंटीबॉडी हुई तो सारी RBC को डिस्ट्रॉय कर देगी। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास B एंटीबॉडी प्रेजेंट, ठीक है ना, B एंटीबॉडी प्रेजेंट। अच्छा यहाँ पर है AB ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, A एंटीजन और B एंटीजन। तो A का दुश्मन A एंटीबॉडी, B एंटीजन का दुश्मन B एंटीबॉडी, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, नो एंटीबॉडीज प्रेजेंट, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर है B ब्लड ग्रुप, क्यों, क्योंकि यहाँ पे B एंटीजन है, और B एंटीजन का दुश्मन कौन होता है, B एंटीबॉडी। तो यहाँ पे B एंटीबॉडी नहीं होगा, फिर क्या होगा, A एंटीबॉडी। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे क्या होगा, A एंटीबॉडी प्रेजेंट। अच्छा 4th केस में तो यहाँ पर तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो जब कोई भी एंटीजन नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल एंटीबॉडी, यानी बोथ A एंड B एंटीबॉडी प्रेजेंट, बोथ A एंड B एंटीबॉडीज प्रेजेंट। समझ में आ रही है बात। अब देखो अब कह रहा है ब्लड ग्रुप AB हैज नो एंटीजन। अरे एंटीजन तो है, ठीक है, नो एंटीबॉडी। हाँ ये बात सही है, क्योंकि AB ब्लड ग्रुप पे नो एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, ठीक है। थर्ड में नाइडर एंटीजन, नॉर एंटीबॉडी, ये भी गलत है, और 4 बोथ एंटीजन एंड बोथ एंटीबॉडी, ये भी गलत है, ठीक है। समझ आ गया, इजी कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस कैन अकर इफ।
देखो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस का मतलब क्या है कि आपके इरिथ्रो का ब्लास्ट हो जाए, ठीक है ना, किस में हो जाए, फीटस में, ठीक है ना, जो आपका एम्ब्रियो है उसमें। तो इरिथ्रो मतलब क्या होता है, आरबीसी, ब्लास्ट मतलब डिस्ट्रॉय होना, किसका डिस्ट्रॉय होना, आरबीसी का डिस्ट्रॉय होना, ठीक है ना, किस में, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, ठीक है ना, फीटस में यानी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। तो यहाँ पे क्या होता है, आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक हीमोलिटिक डिजीज है। क्या है दोस्तों, ये एक हीमोलिटिक डिजीज है। और हीमोलिटिक डिजीज की वजह से आपको क्या हो सकता है, जॉइंडिस, ठीक है ना। और एनसीईआरटी में जॉइंडिस के बारे में क्या लिखा है, इट इज येलोइंग ऑफ आईज एंड बॉडी, ठीक है ना। आपकी आई की जो स्कैलरा है, ठीक है ना, स्कैलरा क्या हो जाती है, येलो हो जाती है। और ये क्यों होता है, ड्यू टू बाइल एक्युमुलेशन। जॉन्डिस क्यों होता है, क्योंकि बाइल एक्युमुलेट होता है, ठीक है। एक बात और याद रखो कि जब आरबीसी मरती है, जब डिस्ट्रॉय होती है, तो कहाँ पे जाती है, वो जाती है स्प्लीन में, ठीक है ना। तो आरबीसी का डिस्ट्रॉय कहाँ पे होता है, स्प्लीन में होता है। इसीलिए इसको ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड क्या होता है, कब्रिस्तान, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस, ठीक है ना, या आरबीसी डिस्ट्रक्शन अकर हियर। अच्छा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस में होता क्या है, इसके लिए हमें जो कंडीशन चाहिए, वो हमें कंडीशन चाहिए मदर आरएच नेगेटिव हो, मदर क्या हो, आरएच नेगेटिव, तभी होगा। और फादर क्या होना चाहिए, आरएच पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, आरएच पॉजिटिव। अच्छा, तो जो इनका फर्स्ट चाइल्ड आएगा, जो फर्स्ट चाइल्ड आएगा वो आरएच पॉजिटिव भी हो सकता है और आरएच नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो आरएच पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो जब डिलीवरी होगी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है, जब फीमेल की डिलीवरी होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड, किसका, मदर का और फीटस का या चाइल्ड का। समझ में आ रही है बात। फिर जो मदर का जो ब्लड है, मदर्स ब्लड, वो क्या करेगा, वो बनाने लगेगा एंटीबॉडीज, ठीक है ना, वो क्या बनाने लगेगा, एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरएच पॉजिटिव, ठीक है। आरएच पॉजिटिव के केस में वो एंटीबॉडीज बनाने लगेगा। पर जो फर्स्ट चाइल्ड हुआ है वो नॉर्मल हो जाएगा, उसमें कोई इरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस नहीं होगी, ठीक है ना। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस कब होगी, सेकंड केस में, ठीक है ना, जब सेकंड चाइल्ड आया, ठीक है। तो सेकंड चाइल्ड में जो ये एंटीबॉडी आई थी, ठीक है ना, मदर के ब्लड में, ये आ जाएंगी और क्या कॉज करवा देंगी, ये कॉज करवा देंगी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ठीक है ना, क्या करवा देंगी दोस्तों, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका हमारा आंसर क्या बना कि सेकंड चाइल्ड में मदर आरएच नेगेटिव होनी चाहिए और फीटस आरएच पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना, जब ही कंडीशन बनेगी ये, ठीक है। ये जो सेकंड चाइल्ड है ये क्या होना चाहिए, आरएच पॉजिटिव। अगर आरएच नेगेटिव होगा, ठीक है, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आरएच पॉजिटिव हुआ तभी क्या होगी, हमारी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होगी, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और समझाता हूँ आपको कि जैसे देखो, मैंने आपको बताया कि जो चाइल्ड है वो आरएच पॉजिटिव भी हो सकता है और आरएच नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। मान लो अगर मदर आरएच नेगेटिव है तो इसके जो जीन है, ठीक है ना, उसकी कंडीशन क्या होगी, आई और आई। और जो हमारे फादर हैं, ठीक है ना, वो क्या है, वो आरएच पॉजिटिव है। तो देखो, इस कंडीशन में दो केस बन सकते हैं, या तो फादर ऐसे हो सकते हैं, ठीक है ना, या तो फादर ऐसे हो सकते हैं। देखो, इस वाले केस में जो हमारा फर्स्ट केस है, इसमें हमारे बनेंगे दो गैमेट, एक बनेगा आई आर एच और एक बनेगा आई, ठीक है। पर इस वाले केस में ओनली आई आर एच विल फॉर्म, ठीक है। तो देखो, यहां पर जो गैमेट है वो क्या एक ही टाइप का बनेगा, कौन सा, आई टाइप का। देखो, अगर ये वाला और ये वाला गैमेट मिल जाए तो क्या बनेगी कंडीशन, आर एच आई और
आई, ठीक है ना। अगर ये वाला और ये वाला गैमेट मिल जाए तो क्या कंडीशन बनेगी, आई और आई, ठीक है ना। और अगर ये वाला और ये वाला मिल जाए तो क्या बनेगी, आर एच आई और आई। तो ये देखो फर्स्ट और थर्ड केस, ठीक है ना, ये दोनों केस जो है हमारे, फर्स्ट केस और थर्ड केस, ये दोनों क्या होंगे, ये हमारे होंगे आर एच पॉजिटिव, ठीक है ना। और जो हमारा सेकंड केस है ये कैसा होगा, चाइल्ड आर एच नेगेटिव। समझ में आई बात, जो मैंने बताया था कि चाइल्ड आर एच पॉजिटिव भी हो सकता है और आर एच नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वाले केस में दोनों कंडीशन पॉसिबल है, पर अगर ये वाली कंडीशन हुई तो ऑलवेज आर एच पॉजिटिव चाइल्ड, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नाइन्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रोथ्रोम्बिन दैट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन। देखो ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये क्या होता है, ये होता है इनएक्टिव, इट इज इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन। क्या होता है दोस्तों, दिस इज इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये कहाँ पे होगा, ये होगा ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो बार बार नीट ने पूछा है, ठीक है। तो देखो नीट ने क्या पूछा है, देखो हमारा होता है प्रोथ्रोम्बिन, क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन। ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में। किस में कन्वर्ट होता है दोस्तों, थ्रोम्बिन में। और जो प्रोथ्रोम्बिन है ये हमारा होता है क्लोटिंग फैक्टर सेकंड। क्या होता है दोस्तों, क्लोटिंग फैक्टर सेकंड, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कौन करता है, इसको कन्वर्ट करता है थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज। विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बिन। और जो थ्रोम्बिन है वो क्या करता है, फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट किस में दोस्तों, फिब्रिन में, ठीक है ना। तो ये जो हमारा थ्रोम्बिन है ये करेगा फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट, ठीक है ना। और फिर फिब्रिन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लॉट में। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे एक फैक्टर है फैक्टर 4, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम, उसकी भी हेल्प लगती है। और यहाँ पर भी फैक्टर 4, ठीक है ना, उसमें भी कैल्शियम की हेल्प लगती है। और जो फिब्रिनोजेन है ये हमारा होता है क्लोटिंग फैक्टर 1, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा एक बात और याद रखनी है, जब ब्लड प्लेटलेट की डिसइंटीग्रेशन होती है, ब्लड प्लेटलेट की डिसइंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जोड़ना, और डिसइंटीग्रेशन मतलब तोड़ना। जब ब्लड प्लेटलेट टूटती हैं तो वो एक क्लोटिंग फैक्टर निकालती हैं जिसको हम बोलते हैं क्लोटिंग फैक्टर 3, ठीक है, जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या नाम है दोस्तों, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो जितने क्लोटिंग फैक्टर मैंने आपको बताए हैं केवल उनके ही नंबर आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इन अनइंजर्ड ब्लड वेसल। अभी तो बताया था, ठीक है ना, कि जो हमारा हेपारिन है वो क्या है, नेचुरल एंटी क्लॉटिंग, नेचुरल एंटी क्लॉटिंग एजेंट। अच्छा एक अनाउंसमेंट कर देता हूं आपके लिए, जो मैं इस वीडियो की पीडीएफ है, ठीक है ना, वो आपको विशाल पीडिया यूसीएमएस के टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ठीक है। तो आप जाओ विशाल पीडिया यूसीएमएस सर्च करो टेलीग्राम पे, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करो, जाके चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और मैं वहाँ पे आपको कंटिन्यूअस डेली क्विज प्रोवाइड करवाता हूँ और फुल सिलेबस क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाता हूँ। हमारे विशाल पीडिया यूसीएमएस टेस्ट सीरीज के अभी तक 13 टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है ना, आपको डेली एक टेस्ट वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा तो आते हैं अपने टॉपिक पे। जो हेपारिन है ये क्या है, हमारा नेचुरल एंटी क्लॉटिंग एजेंट। अच्छा कुछ आर्टिफिशियल भी होते होंगे फिर, है ना, कुछ आर्टिफिशियल भी होते होंगे। तो आर्टिफिशियल जैसे आप याद रखो EDTA, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हो ना EDTA, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है कैल्शियम के साथ, ठीक है ना। और अभी मैंने बताया कैल्शियम क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर 4 होता है, तो जब उसको पकड़ लेगा तो क्लोटिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसी तरह होता है सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्सिलेट, ठीक है ना, सोडियम पोटेशियम सिट्रेट, ठीक है ना। तो ये ऑक्सिलेट सिट्रेट ये सब क्या है, आर्टिफिशियल ब्लड क्लॉटिंग एजेंट, ठीक है। और एल्बुमिन, एल्बुमिन क्या करता है, ये मेनली हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, ठीक है ना,
ऑस्मोटिक जो प्रेशर वगैरह होता है उसको मेंटेन करता है, ठीक है ना। हिस्टामिन मैंने आपको बताया था, ये क्या है, वैसो डायलेटर है। और ग्लोबुलिन वो तो मैंने आपको बताया था, इसका मेनली क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स में ये इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना। इम्यून रिस्पॉन्स में ग्लोबुलिन इन्वॉल्व होती है। जो हमारी गामा ग्लोबुलिन होती है, जो हमारी गामा ग्लोबुलिन होती है, ये क्या करती है, ये फॉर्म करती है हमारी एंटीबॉडीज। ये क्या फॉर्म करती है दोस्तों, एंटीबॉडीज, ठीक है ना, बाय द हेल्प ऑफ कार्टवील सेल। कौन सी सेल, प्लाज्मा सेल, जिनकी शेप क्या होती है, कार्टवील सेल, ठीक है ना। कार्टवील लाइक उनकी शेप होती है, इसीलिए हमें कार्टवील सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये आप याद रखना, ठीक है ना। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इसको आप ना लॉजिक से भी कर सकते हो। कैसे लॉजिक से कर सकते हो, कह रहा है ह्यूमन हार्ट इज ड्राइव फ्रॉम। अब आप जानते हो ह्यूमन हार्ट जो है वो किससे बना होता है, वो बना होता है कार्डियक मसल से। किससे बना होता है दोस्तों, कार्डियक मसल से। और ये बात आपको याद होगी कि ऑल मसल, ठीक है ना, और ऑल मस्कुलर टिश्यू आर ड्राइव फ्रॉम मीजोड्रम, आर ड्राइव्ड फ्रॉम, बोलो, मीजोड्रम, है कि नहीं। तो कार्डिक मसल क्या है, वो भी एक मसल है और वो हार्ट बनाएगी, तो फिर हार्ट ड्राइव किससे होगा, मीजोड्रम से, ठीक है ना। इसमें एक एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्ट सिलियरी मसल, जो आपकी जो सिलियरी मसल है उसको छोड़ दो, तो आपकी सारी मसल किससे ड्राइव होती है, मीजोड्रम से। तो ये आपका काम है, सिलियरी मसल किससे ड्राइव होती है, कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करके बताओ, आइदर वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जो आप बोलोगे मैं उसकी वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अकर इन हार्ट ऑफ। अच्छा, अब देखो, मैंने आपको एक बार याद करवाया था परम, ठीक है ना। क्लासरूम में तो मैं बहुत बच्चों को याद करवाता हूँ। पी फॉर क्या होता है, पाइसिस होता है। ए फॉर क्या होता है, एम्फीबिया, ठीक है ना। और आर फॉर क्या होता है, रेप्टिलिया, ठीक है ना। और ए फॉर क्या होता है, एव्स, एव्स मीन्स बर्ड्स, ठीक है ना। एंड एम फॉर क्या होता है, एम फॉर होता है हमारा मैमल्स। एक परम का दूध भी आता है, परम का, पारस का, अमूल का, ठीक है। तो ये परम से आप याद रखना। तो आपको याद रखना है जो एव्स और मैमल्स होते हैं इसमें होता है 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है ना। क्या होता है दोस्तों, 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है ना। और जो 4 चैम्बर हार्ट होता है इसमें होता है डबल सर्कुलेशन। कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंप्लीट और एक होता है इनकम्प्लीट। तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है डबल कंप्लीट सर्कुलेशन, ठीक है, या कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। अच्छा, और जो एम्फीबिया और रेप्टाइल होते हैं इन दोनों में ही क्या होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है ना। इन दोनों में क्या होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट, क्या होता है दोस्तों, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, 2 एट्रिया होती है और 1 वेंट्रिकल होता है। तो जब एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो यहाँ पर क्या है, मिक्सिंग हो जाती है। आई बात समझ में। बट यहाँ पर क्या है, 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिक्सिंग हो नहीं पाती। देखो, ब्लड यहाँ से आता है और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाता है और यहाँ पे डॉर्सल ऑर्टा के थ्रू चला जाता है और यहाँ पे आता किससे, पल्मोनरी वेन से आता है। और यहाँ पे किससे आता है, यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से आ जाता है। समझ में आई बात। और जो पाइसिस है इसमें होता है 2 चैम्बर हार्ट। क्या होता है दोस्तों, 2 चैम्बर हार्ट। और इसमें आपको क्या मिलेगा, 1 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो मिक्सिंग कहाँ मिलेगी आपको, मिक्सिंग मिलेगी 3 चैम्बर हार्ट वाले में, ठीक है ना। तो देखो, इसमें बर्ड्स है और क्रोकोडाइल है। अच्छा, क्रोकोडाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, याद रखना। ये क्या है, आता तो ये रेप्टिलिया में, पर इसके अंदर होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या था, 4 चैम्बर्ड हार्ट, और 4 चैम्बर्ड हार्ट में नो मिक्सिंग, यहाँ पर कोई मिक्सिंग नहीं होगी,
ठीक है ना। अगर मिक्सिंग हो जाएगी तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बर्ड क्या हुआ है, एप्स है, इसमें फोर्थ चैम्बर है, रैबिट में क्या है, मैमल्स है, तो बचा क्या, फ्रॉग, और फ्रॉग क्या होता है, एम्फीबिया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया बोलो दोस्तों, फ्रॉग, ठीक है ना, याद हो गया, कोई दिक्कत, क्लियर। अच्छा चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, हाउ मैनी कार्डिक साइकिल परफॉर्म पर मिनट इन ह्यूमन। अच्छा 1 मिनट में आपको पता है कितनी, 60 सेकेंड्स होती है ना। और एक जो हमारी कार्डियक साइकिल है वो होती है 0.8 सेकेंड की। कितने की होती है दोस्तों, 0.8 सेकेंड की। तो नंबर ऑफ कार्डिक साइकिल अगर हम देखें, नंबर ऑफ कार्डिक साइकिल अगर हम देखें तो वो हमारे कैसे आ जाएगी, 60/0.8। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 72 कार्डिक साइकिल। तो आंसर क्या हो गया, 72। ये तो बहुत ही इजी सवाल था, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, ठीक है। अच्छा देखो क्या कह रहा है, इन ह्यूमन द वॉल्यूम पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। देखो यहाँ पे पकड़ने वाली बात क्या है, इसने पूछा है पर मिनट। देखो अब इसको ऐसे याद रखना है, जो इंडिया टीम के कैप्टन है विराट कोहली, ठीक है, तो उन्होंने क्या करे, अपनी पारी खेलते हुए बहुत सारे स्ट्रोक मारे, ठीक है ना, कई सारे स्ट्रोक मारे। तो इसका आउटपुट क्या आया कि उनकी सेंचुरी होगी, ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हो कि विराट कोहली जो है बहुत सारी सेंचुरी मारते हैं। तो इससे आपको याद रखना है कि अगर एक कार्डिक साइकिल में जो ब्लड पंप हो रहा है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्ट्रोक वॉल्यूम। और उसकी वैल्यू होती है 70 ml। आई बात समझ में। और 1 मिनट में कितनी कार्डिक साइकिल होती है, 72। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल, ठीक है ना। तो 1 मिनट में यानी हर कार्डिक साइकिल में 70 ml जो ब्लड है वो पंप हुआ। और 1 मिनट तक जब 72 कार्डिक साइकिल परफॉर्म हुई तो जो आउटपुट आया उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियक आउटपुट। क्या बोलेंगे दोस्तों, कार्डिक आउटपुट। और जो इसकी वैल्यू है आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आता है, 50-40 ml, ठीक है ना, 5040 ml। इसी को आप लगभग 5 लीटर भी बोल सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा 5 लीटर से। तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो गया इसका, 5 लीटर। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत, बहुत ही ईजी सवाल, ठीक है। अच्छा देखो कह रहा है कि ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंटर इनटू। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से होता होता कहाँ आ रहा है, डोर्सल ऑर्टा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्टा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो मैमल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, मैमल्स एंड एव्स, ठीक है ना, मैमल्स और एव्स में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। और वो भी कैसा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो देखो एक सर्कुलेशन ये है और एक सर्कुलेशन ये है। जो ये ऊपर वाला सर्कुलेशन है इसको आप बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो ये नीचे वाला सर्कुलेशन है इसको आप बोलते हो सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हो दोस्तों, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो ये बात भी आप याद रखना, ठीक है। अच्छा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्या कह रहा है, वॉल ऑफ कैपिलरी आर कंपोज्ड ऑफ एंडोथीलियम विच इज। देखो हमारा यहाँ पे दिया है पहला ऑप्शन क्यूबॉइडल एपिथीलियम। तो क्यूबॉइडल एपिथीलियम कैसा होता है, वो कुछ इस टाइप से होता है ना। अच्छा एक दिया है हमारा कॉलुमनार एपिथीलियम। तो ये क्या होते हैं, इलोंगेटेड सेल होते हैं ऐसे करके, इलोंगेटेड सेल। और इसके बेस पर, ठीक है ना, इलोंगेटेड सेल के बेस पर देखो यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट होगा, पर यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो बेस पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो क्यूबॉइडल सेल और कॉलुमनार सेल, तो जब आप इन दोनों का फंक्शन देखोगे तो इन दोनों का फंक्शन सेम है। इन दोनों का फंक्शन होता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, दोनों का एक ही फंक्शन होता है। अच्छा क्यूबॉइडल सेल ये मेनली पाए कहाँ जाते हैं, ठीक है ना, बहुत पूछा जाता है। तो क्यूबॉइडल सेल पाए जाते हैं डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ठीक है, जो ग्लैंड्स के डक्ट्स होते हैं वहां पे मिल जाएंगे। और ये कहाँ मिल जाएंगे आपको, ये मिलेंगे आपको ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ
नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन में ट्यूबुलर पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है डीसीटी और एक होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अच्छा, और जो हमारे कॉलमनार है ये कहाँ पे मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में, स्टमक एंड इंटेस्टाइन की लाइनिंग में। ठीक है, तो ये भी बात याद रखना। अच्छा, और जो ये आपका स्क्वेमस एपिथेलियम है, ये बेचारे ऐसे पतले पतले से सेल होते हैं ऐसे करके, ठीक है ना, फ्लैट सेल होते हैं ऐसे करके। और इनका मेनली फंक्शन क्या होता है? ये इन्वॉल्व होते हैं एक्सचेंज में, ठीक है ना, जहां पर एक्सचेंज हो रहा हो, डिफ्यूजन हो रहा हो, वहां पर हमें क्या मिलेगा? स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? एल्वुलाई। देखो, एल्वुलाई आप दो जगह पढ़ते हो। एक एल्वुलाई पढ़ते हो आप मेमरी ग्लैंड जो ब्रेस्ट होती है उसमें, और एक आप एल्वुलाई पढ़ते हो लंग्स में, तो लंग्स की एल्वुलाई में प्रेजेंट होगा, और दूसरा ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम में प्रेजेंट होगा। और यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन था? कि वॉल ऑफ कैपिलरी है ना, ब्लड वेसल्स बोलो, ब्लड वेसल से क्या बनेगी? कैपिलरी बनेगी। वो किसकी बनेगी? एंडोथीलियम की। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है? देखो, इसमें क्या होता है? ऐसे करके बेस पर क्या होगा? ऐसे सेल प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। फिर इसके ऊपर या तो मान लो कॉलमनार सेल हो सकते हैं, ठीक है ना, या फिर इसके ऊपर ऐसे करके क्यूबॉइडल सेल हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके, ठीक है ना, कई सारी लेयर बन जाती है इसमें, ठीक है ना। क्या बन जाती है? स्ट्रेटा बन जाती है। क्या बन जाती है दोस्तों? स्ट्रेटा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना, इसमें क्या बन रही है? स्ट्रेटा फॉर्म। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए स्पेशल न्यूरल सेंटर दैट कैन मॉडरेट कार्डिक फंक्शन इज लोकेटेड इन। मैंने जब आपको पिछला सेशन में डाइजेशन पढ़ाया था, मैंने वहां पे आपको वोमिटिंग सेंटर बताया था, और मैंने वहां पे आपको 3 सेंटर बताए थे कि याद रखना कि जो मेडुला ऑब्लिगाटा है उसमें 3 सेंटर होते हैं मेनली। कौन कौन से? एक होता है हमारा वॉमिटिंग सेंटर। क्या होता है दोस्तों? वॉमिटिंग सेंटर, ये बच्चे भूल जाते हैं। एक होता है हमारा कार्डियक रिदम सेंटर। क्या होता है दोस्तों? कार्डियक रिदम सेंटर। एक इसी तरह होता है रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है ना। अच्छा, जो ये कार्डिक रिदम सेंटर है ये क्या करेगा? कार्डिक फंक्शन को मॉडरेट करेगा। अच्छा, अभी ना इसमें क्या होता है? एक होता है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। तो जो हमारा सिंपथेटिक नर्व सिस्टम है ये क्या करता है? ये हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। क्या करता है? हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा। और ये हमारा जो हार्ट बीट को डिक्रीज करेगा, जब हार्ट बीट डिक्रीज हो जाएगी तो कार्डिक आउटपुट भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। तो हार्ट बीट डिक्रीज मीन्स कार्डिक आउटपुट डिक्रीज, ठीक है ना। अच्छा, ये पॉन्स भी इंपॉर्टेंट है। पॉन्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या होता है दोस्तों? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है, जो क्या करता है? रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। और ये जनरली क्या करता है? जो इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन होती है उसको कम करता है, ठीक है ना। तो इंस्पिरेशन को क्या करता है? डिक्रीज करता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ठीक है, कर देंगे। देखो, ये हमारा हार्ट है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है? हार्ट, ठीक है। तो ये क्या है हमारी ऊपर? एट्रिया। तो एट्रिया पे यहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या होता है दोस्तों? ट्राइकस्पिड वॉल्व। और यहाँ पर होता है बाइकस्पिड वॉल्व। ये क्या है हमारा? बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है ना। अच्छा, और ये क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और एक बात याद रखनी है, ये है हमारा लेफ्ट एट्रिया और ये क्या है? राइट एट्रिया। इसी तरीके से ये क्या है हमारा? लेफ्ट वेंट्रिकल और ये क्या है? राइट वेंट्रिकल, ठीक है। बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम होता है मिट्रल वॉल्व।
क्या नाम होता है दोस्तों? मिट्रल वॉल्व, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और याद रखनी है आपको कि यहाँ पर आपकी निकल रही होती है पल्मोनरी आर्टरी। क्या निकल रही होती है दोस्तों? पल्मोनरी आर्टरी। देखो, आर्टरी जो होती है ना वो हार्ट से दूर जाती है हमेशा। क्या करते हैं ये? हार्ट से दूर जाती है, ठीक है ना। और जो आपकी वेन होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है? हार्ट के पास लेके आती है ब्लड को। तो ये आपकी क्या है? ये है आपकी पल्मोनरी पल्मोनरी वेन। तो देखो आप कैसे याद रख सकते हो? वी से विशाल और वी से वेन। और विशाल सर आपको सिलेक्शन के पास लेके आ रहे हैं, मींस हार्ट के पास लेके आ रहे हैं। तो पल्मोनरी वेन हार्ट के पास आएगी, और जो आर्टरीज है, कोई भी आर्टरी वो हार्ट से दूर जाएगी, ठीक है। और कोई भी वेन वो हार्ट के पास आएगी। समझ में आ रही है बात? अच्छा, और यहाँ पर होता है ऑर्टा। तो ऑर्टा क्या होगी? एक आर्टरी होगी, क्योंकि ये भी हार्ट से दूर जा रही है, ठीक है। इसको आप डोर्सल ऑर्टा के नाम से भी जानते हो। तो यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है और जो ऑर्टा है, यहाँ पर आपका क्या होता है? यहाँ पे होता है सेमी ल्यूनार वॉल्व। क्या होता है दोस्तों? सेमी ल्यूनार वॉल्व। तो ये आप याद रखना, सेमी ल्यूनार वॉल्व, ठीक है ना। तो ये जो सेमी ल्यूनार वॉल्व है ये भी ट्राइकस्पिड होते हैं, ठीक है ना। और ये जो ट्राइकस्पिड है मतलब 3 कप्स होते हैं, और बाइकस्पिड में 2 कप्स होते हैं, ठीक है ना। अब देखो ऑप्शन क्या कह रहा है? ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, इट मीन्स A का थर्ड। बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, इट मीन्स ये। सेमी ल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, तो देखो ये वाला, ठीक है ना। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बना? फर्स्ट, ठीक है ना। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट एंड सी का सेकंड। इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अभी मैंने आपको बताया था फिब्रिनोजन का काम क्या होता है, बोलो? ब्लड क्लॉटिंग। और ग्लोबुलिन का क्या काम होता है? अभी बताया था ना, गामा ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म का। और एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों? फर्स्ट का सेकंड, तो ये रहा, है ना। एंड बी का थर्ड और ए का फर्स्ट, ठीक है ना। इजी कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं इसमें, अभी बताया था आगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है हिपैटिक पोर्टल ड्रेन ब्लड टू लीवर फ्रॉम, मतलब कहां से? तो देखो ये है हमारा हार्ट, ठीक है ना। एक दिल है, और ये जो दिल है इससे ब्लड आ रहा है ऑर्गन 1 में। किससे आ रहा है दोस्तों? हार्ट से आ रहा है ऑर्गन 1 में। और फिर ऑर्गन 1 से ब्लड जा रहा है कहाँ? ऑर्गन 2 में। और फिर ऑर्गन 2 से ब्लड जा रहा है कहाँ पर? हार्ट में, ठीक है। तो जो हार्ट से दूर जाए वो क्या होती है? आर्टरी। क्या होती है दोस्तों? आर्टरी। और जो हार्ट के पास आए उसे क्या बोलते हो? वेन। तो फिर ये क्या है? तो ये है पोर्टल वेन, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? ये क्या है? हमारी पोर्टल वेन। तो देखो अब कह रहा है हिपैटिक पोर्टल वेन। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो जो हमारा ये हार्ट है, हार्ट से निकलता है ऑर्टा, ठीक है ना। और ऑर्टा जाता है सीलियक ट्रंक में। कहाँ जाता है दोस्तों? सीलियक ट्रंक में। ये आपसे नीट में नहीं पूछेगा, थोड़ा सा हाई फाई कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। और फिर सीलियक ट्रंक से निकलती हैं बहुत सारी आर्टरी, ठीक है। जैसे मान लो ये निकली हिपैटिक आर्टरी, ठीक है ना। या फिर निकली गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है ना। या फिर निकली स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है ना। या फिर निकली आपकी मिजेंट्रिक आर्टरी, मिजेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। तो हिपैटिक आर्टरी कहाँ जाएगी? लीवर में जाएगी, ठीक है ना। गैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ जाएगी? स्टमक में जाएगी, इजी है ना। स्प्लीनिक आर्टरी कहाँ कहाँ जाएगी? स्प्लीन में जाएगी। और मिजेंट्रिक आर्टरी कहाँ जाएगी? इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। अच्छा अब जो स्टमक से वेन निकलेगी वो जाएगी लीवर में, और जो स्प्लीन से वेन निकलेगी वो भी कहाँ जाएगी? लीवर में जाएगी, ठीक है ना। और जो इंटेस्टाइन से वेन निकलेगी वो भी कहाँ जाएगी? लीवर में, ठीक है ना। इन सभी वेन का नाम क्या है? हिपैटिक पोर्टल वेन,
सारी वेन का नाम है हिपैटिक पोर्टल वेन। आई बात समझ में। और फिर लीवर से ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा हिपैटिक वेन। एक क्वेश्चन आया था मैक्सिमम यूरिया कंटेंट प्रेजेंट इन, ठीक है, तो मैक्सिमम यूरिया प्रेजेंट इन हिपैटिक वेन, ये भी याद रखना, ठीक है ना। अच्छा, पर देखो इसमें पूछा है, ऑप्शन दिया है स्टमक, किडनी, इंटेस्टाइन, तो ऑप्शन क्या है, स्टमक भी है और किडनी भी है, तो दोनों हो सकते हैं। आंसर इसका हो सकता है बोथ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ठीक है ना। पर ऐसा तो नहीं चलेगा क्योंकि नीट है, नीट ने आंसर दिया होगा एक, और सही बात है नीट ने आंसर दिया था एक कोई, और आंसर नीट ने दिया इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में केवल इंटेस्टाइन ही मेंशन है, तो इसलिए एनसीईआरटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं जब भी आपकी लाइव वॉइस चैट लेता हूँ तो मैं आपको वहाँ बताता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जो ये इंटेस्टाइन है इसमें क्या होगा, हिपैटिक पोर्टल वेन प्रेजेंट होगी, जो इंटेस्टाइन से लीवर तक ब्लड को लेके आएगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायग्राम गिवन हियर इज द स्टैंडर्ड ईसीजी ऑफ ए नॉर्मल पर्सन, पी वेव रिप्रेजेंट। देखो वैसे ये डायग्राम नहीं था, ये डायग्राम मैंने डाला है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने हर पॉइंट का लिख दिया है कि कौन क्या करवाता है। देखो यहाँ पे लिखा है वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, ठीक है, तो रिपोलराइजेशन तो आर से याद रखो रिलैक्सेशन, ठीक है। जब हार्ट रिलैक्स होता है तो उसको हम बोलते हैं डायस्टोल। क्या बोलते हैं दोस्तों? डायस्टोल। तो जब हार्ट का डायस्टोल होगा यानी रिलैक्सेशन होगा तो उसी को हम बोलेंगे रिपोलराइजेशन। तो देखो एट्रिया का भी रिपोलराइजेशन हो सकता है यानी रिलैक्सेशन हो सकता है या डायस्टोल हो सकता है, और इसी तरीके से वेंट्रिकल का भी रिपोलराइजेशन हो सकता है। अच्छा, रिपोलराइजेशन का उल्टा है डीपोलराइजेशन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, वही अपना रूल सी पर एस, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे सिस्टोल, ठीक है। तो आप याद रखना कि अगर पी पूछा गया तो ये बोलेगा एट्रियल डीपोलराइजेशन यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, तो यानी बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सेकंड, ठीक है ना। इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन वो तो यहाँ से होगी, ठीक है ना, एस से, ठीक है ना। अगर पूछे क्यू आर एस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो क्यू आर एस रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है ना। पी रिप्रेजेंट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन, और अगर एस टी सेगमेंट पूछे, ठीक है ना, तो वो क्या प्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। और खाली अगर टी वेव पूछे तो देखो टी वेव में ना स्पेशल एक बात लिखी हुई है, ठीक है। तो टी वेव के बारे में एनसीईआरटी में एक स्पेशल बात लिखी है, टी वेव मार्क्स एंड ऑफ सिस्टोल, मार्क्स एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल या सिस्टोल, ठीक है ना, एंड ऑफ सिस्टोल या वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। इजी हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा इसमें ना एक बात और याद रखना, अगर ये जो आपका एस टी सेगमेंट है, अगर आपका एस टी सेगमेंट एलिवेट हो जाए, क्या हो जाए दोस्तों, एलिवेट हो जाए, तो लोग बागों को हो जाता है एम आई। अब एम आई से शायोमी का फोन याद मत करना, ठीक है ना। एम आई मतलब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो देखो इसी की वजह से क्या आता है, इसकी वजह से आता है हमारा हार्ट अटैक, ठीक है। तो आगे समझ में, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पेशेंट बाउट टू ए हॉस्पिटल विद ए मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, अच्छा इन नॉर्मली इमीडिएटली गिवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अभी देखो इससे ना आपके कम से कम नहीं 6-7 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। देखो साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए क्या होता है, ये है इम्यूनो सप्रेसेंट। क्या है दोस्तों, ये है इम्यूनो सप्रेसेंट या इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, ठीक है ना। और जो ये स्टैटिन है ये क्या है, ये है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और पेनिसिलिन क्या होते हैं, ये तो सबको ही पता होता है, ये है एक एंटीबायोटिक। और जो ये स्ट्रेप्टोकाइनेज है ये क्या है, ये है क्लॉट बस्टर, ठीक है ना। और इसी को हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में देते हैं, तो इसका आंसर तो हमारा क्या हो गया, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है ना।
अच्छा दोस्तों, इसमें मैं आपको ना एक बात बता रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये निकलता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। तो ये आपको याद रखना है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है ना। अब देखो, हैंड रिटन है तो अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है, ये क्या होता है? एक फंगस होता है, तो ये याद रखना। अच्छा, ये जो स्टैटिन है, ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है मोनस्कस परप्यूरस से। कहाँ से निकलता है दोस्तों? मोनस्कस परप्यूरस से। और मोनस्कस परप्यूरस क्या होता है? एक यीस्ट होता है। यीस्ट क्या होता है? एक यूनिसेलुलर फंगस होता है। क्या होता है दोस्तों? यूनिसेलुलर। ऑल अदर फंजाई आर मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट यीस्ट। ठीक है ना। यीस्ट क्या होता है? यूनिसेलुलर फंगस होता है। और पेनिसिलिन ये निकलता है पेनिसिलियम नोटेटम से। पेनिसिलियम नोटेटम कहाँ से निकलता है दोस्तों? पेनिसिलियम नोटेटम से। ठीक है ना। और ये भी क्या है? एक फंगस है। ठीक है ना। कहाँ पढ़ते हैं दोस्तों आप इसको? एस्कोमाइसिटीज में। ठीक है ना। ये बात याद रखना। अच्छा, इसके बारे में एक बात और इम्पॉर्टेंट है। इसको जो डिस्कवर किया था, ठीक है, इट इज डिस्कवर्ड बाय एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है ना। एनसीईआरटी में लिखा है ये, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है ना। अच्छा, पर इसका जो फुल पोटेंशियल है, ठीक है ना, फुल पोटेंशियल दिया था दो साइंटिस्ट ने। फुल पोटेंशियल गिवन बाय चेन एंड फ्लोरी। ये भी आपकी 12th की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है ना। फिर इनको नोबेल प्राइज दिया गया। हम आज़ाद हुए थे 1947 में, उससे 2 साल पहले इनको नोबेल प्राइज मिला। एनपी मतलब क्या है? नोबेल प्राइज। तो याद रखना, इन तीनों को मिला था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी। ठीक है। अच्छा, जो ये स्ट्रेप्टोकाइनेज है, क्लॉट बस्टर, ठीक है ना, ये किससे मिलता है? ये मिलता है स्ट्रेप्टोकोकस से। किससे मिलता है दोस्तों? स्ट्रेप्टोकोकस से। और स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? एक बैक्टीरिया है। और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, ये सब कहाँ आते हैं? मोनेरा किंगडम में आते हैं। कहाँ आते हैं दोस्तों? मोनेरा किंगडम में। ठीक है ना। और मोनेरा किंगडम के सारे ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। ठीक है ना। और प्रोकैरियोटिक। केवल यही एक ऐसी किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक है। बाकी जितनी भी किंगडम है वो सब की सब क्या होती है? यूकैरियोटिक। ठीक है ना। तो देखो, समझ आ गया सब कुछ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बंडल ऑफ हिस। अच्छा, तो देखो, इसके लिए ना हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना। तो कोशिश करता हूँ थोड़ी सी बड़ा बनाने की, है ना। तो देखो, ये डायग्राम हम जानते हैं पहले से। अच्छा, इसमें जो यहाँ पर कॉर्नर पे देखोगे ना, यहाँ पे कॉर्नर पे आपको मिलेगा SAN। क्या मिलेगा दोस्तों? SAN। SAN मतलब साइनो एट्रियल नोड। ठीक है ना। फिर यहाँ पे नीचे लोअर कॉर्नर में आपको मिलेगा AVN। AVN मतलब दोस्तों एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अच्छा, इनको आपस में जोड़ते हैं कुछ बंडल्स। ठीक है ना। अच्छा, और फिर आपको यहां पर मिल जाएगा क्या? AB बंडल्स। यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना आपको, ये क्या है दोस्तों? ये है हमारा AB बंडल्स। ठीक है ना। अच्छा, AB बंडल से यहाँ पे निकलती है क्या दोस्तों? राइट बंडल ब्रांच। और यहाँ से निकलेगी आपकी लेफ्ट बंडल ब्रांच। ठीक है ना। और फिर यहाँ से माइन्यूट माइन्यूट ऐसे करके कुछ आपके फाइबर्स निकल जाएंगे। ठीक है ना। ऐसे करके ये माइन्यूट माइन्यूट से फाइबर। तो ये क्या है आपकी? दिस इज, बोलो, राइट बंडल ब्रांच। एंड दिस इज लेफ्ट बंडल ब्रांच। दिस इज लेफ्ट बंडल ब्रांच। और ये जो आपको दिख रहा है, ये आपकी क्या है? पुरकिंजे फाइबर। ये क्या है? पुरकिंजे फाइबर्स। अच्छा, जब हम तैयारी करते थे तो एम्स का एग्जाम और नीट का एग्जाम अलग अलग होता था, पर अब क्या है? एम्स और नीट एक ही हो गया है। ठीक है। तो हमको ऐसे बताया जाता था AB बंडल प्लस लेफ्ट एंड राइट बंडल प्लस पुरकिंजी फाइबर, इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है? बंडल ऑफ हिस। अगर ऐसा पूछे तो एम्स में टिक करना,
ठीक है। और अगर नीट में पूछे तो आपको लगाना है लेफ्ट बंडल ब्रांच प्लस राइट बंडल ब्रांच प्लस पुरकिंजी फाइबर, ठीक है ना। तो जो नीट है वो मानती है एनसीईआरटी को, ठीक है। तो एनसीईआरटी में मेंशन है लेफ्ट प्लस राइट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच प्लस पुरकिंजे फाइबर, प्लस पुरकिंजे फाइबर। इसको मिला के हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बंडल ऑफ हिस, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हिस। अच्छा, बंडल ऑफ हिस ना आपको एनसीईआरटी की एक डायग्राम में भी दिखाई हुई है, ठीक है। तो वहां से भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया बंडल ऑफ हिस प्रेजेंट इन हार्ट। सिंपल सा दिख रहा है, हार्ट पढ़ रहे हैं तो हार्ट में ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। पर नीट में तो सब आएगा तो वहां पे याद रखना, ठीक है। अच्छा, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज नो डीएनए इन, डीएनए का ना होना। तो देखो हमारे पास दो सेल ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है, आरबीसी एंड शिव ट्यूब, ठीक है ना। इन दोनों में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट, दोनों में ही क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट। तो न्यूक्लियस नहीं है तो क्रोमोजोम एब्सेंट, तो क्रोमोजोम नहीं है तो डीएनए भी एब्सेंट। समझ में आ रही है बात। तो शिव ट्यूब में बोले या आरबीसी में बोले, दोनों में ही नो डीएनए। तो आंसर आया मैच्योर आरबीसी। अच्छा, इसने मैच्योर क्यों लिखा है, देखो आरबीसी की जो लाइफ है, ठीक है ना, इसकी जो लाइफ है वो होती है 120 डेज, ठीक है। तो जो इनिशियल 20 डेज होते हैं, तो 20 डेज में इनिशियल, ठीक है ना, इनिशियल 20 डेज में न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और जो लेटर या फाइनल 100 डेज है, ठीक है ना, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, मैच्योर आरबीसी, क्योंकि बाद में तो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, मैच्योर आरबीसी। और फिर आरबीसी मरती कहाँ है, मैंने अभी बताया था ना आपको, स्प्लीन, स्प्लीन में जाके आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसलिए स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है ना, कब्रिस्तान, ठीक है। इजी क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मरमर अकर ड्यू टू डिफेक्ट इन। अब देखो मरमर क्या होता है, दिस इज हर्ट साउंड, ठीक है ना। ये क्या होता है, हर्ट में एक अनयूजुअल साउंड जो नहीं आना चाहिए वो आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मरमर। और ये किसकी वजह से होता है, इट इज डिफेक्टिव हर्ट वॉल्व, ठीक है ना। ये बात याद रखना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट इज नोन एज। तो इसको आप ऐसे याद रखो, मान लो कोई डॉन है, ठीक है ना, या कोई क्रिमिनल है, तो वो क्या है, क्राइम कर रहा है, ठीक है ना। तो उसको पुलिस ने क्या करा, अरेस्ट कर लिया, ठीक है ना। तो जब पुलिस उसको अरेस्ट करेगी फिर वो क्राइम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसके जो क्राइम है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा कंप्लीटली, क्योंकि वो जेल में बंद है। तो इसीलिए आप याद रखो कि जब कार्डिक अरेस्ट होगा तो हार्ट जो है आपका दिल धड़कना बंद कर देगा, ठीक है ना। तो कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट कब हो जाएगी, जब होगा कार्डिक अरेस्ट। अच्छा, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन अभी बताया था, इसको हम एमआई बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एसटी सेगमेंट एलिवेट हो जाता है, एसटी सेगमेंट एलिवेट हो जाता है, और इसमें एक कार्डियक मसल का पैच डैमेज हो जाता है। क्या हो जाता है, कार्डिक मसल पैच डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना। कार्डिक मसल पैच डैमेज हो जाएगा, और ये क्यों होगा, क्योंकि O2 की सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। अच्छा, ये एंजीना पेक्टोरिस। अच्छा देखो, इसको याद करने का ना एक बहुत ही मस्त तरीका है, ठीक है। आप जानते हो हॉलीवुड की एक सेलिब्रिटी है एंजेलिना जोली, और उन्होंने बहुतों के दिल तोड़े हैं। तो जब कोई किसी का दिल तोड़ेगा तो दिल में दर्द तो होगा ही ना, है ना। तो उसी एंजेलिना जोली जी से हमने याद रखा एंजीना पेक्टोरिस, ठीक है। तो इट इज एक्यूट चेस्ट पेन, इट इज एक्यूट चेस्ट पेन, मतलब दिल में दर्द होना, ठीक है ना। और आजकल तो इस उम्र में बहुत ही होता है दर्द, है ना। तो ये याद रखना। अच्छा, हार्ट फेलियर। देखो हार्ट फेलियर क्या है, मान लो नीट है 720 नंबर का और उसकी कट ऑफ गई 650, ठीक है ना। और किसी बच्चे के 500 मार्क्स आ गए, ठीक है ना, 500 मार्क्स आए, तो उसने कट ऑफ तो क्लियर नहीं कर पाई, तो वो पास नहीं हो पाया, मतलब वो एडमिशन नहीं ले पाया किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जो उसे लेना था,
ठीक है। पर इसका मतलब ये तो नहीं उस बच्चे ने मेहनत नहीं करी है, उसने मेहनत करी है, जब तो उसके 500 नंबर आए। मतलब जितने नंबर आने चाहिए थे उतने नहीं आए, उससे थोड़े से कम आए, इसलिए वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर। मतलब ब्लड पंप तो करे हार्ट, पर उतना ना कर पाए जितना उसे करना चाहिए। ठीक है ना। तो इनइफेक्टिव पंपिंग ऑफ ब्लड, इनइफेक्टिव पंपिंग ऑफ ब्लड बाय हार्ट, ठीक है ना। इनइफेक्टिव पंपिंग ऑफ ब्लड बाय हार्ट इज नोन एज हार्ट फेलियर। ठीक है। ये चारों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑल्सो नोन एज एथ्रोस्क्लेरोसिस। देखो, एथ्रोस्क्लेरोसिस को हम बोलते हैं CAD। क्या बोलते हैं दोस्तों, CAD। ठीक है ना। ये रखा कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसमें क्या होता है, जो ये आपकी आर्टरी है, ठीक है, जो ब्लड वेसल है, तो यहाँ पे किसी सब्सटेंस की डिपोजिशन हो जाती है। ठीक है। तो ये सब्सटेंस क्या हो गया, डिपोजिट हो गया। अच्छा, ये सब्सटेंस याद रखना है कि ये कौन कौन से सब्सटेंस है जो डिपॉजिट हो सकते हैं। तो यहाँ पे डिपॉजिट हो सकता है फैट, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कैल्शियम आयन और फाइब्रस टिश्यू। और क्या दोस्तों, फाइब्रस टिश्यू। तो इन चारों चीजों की डिपोजिशन हो सकती है। तो डिपोजिशन होने से देखो क्या होगा, ल्यूमन डिक्रीज हो जाएगा। जो ब्लड वेसल का ल्यूमन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ब्लड की जो सप्लाई है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। ब्लड ल्यूमन डिक्रीज, ब्लड सप्लाई डिक्रीज। ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये याद रखना। और हाइपरटेंशन तो मैंने आपको बताया था कि हाई ब्लड प्रेशर को ही क्या बोलते हैं हम, हाइपरटेंशन। अगर कम ब्लड प्रेशर हो तो उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। और इसको हम 120/80 से मेजर करते हैं। और 120 को बोलते हैं हम सिस्टोलिक बीपी, और 80 को क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोलिक मतलब रिलैक्सेशन। ठीक है। अच्छा, एंजीना पेक्टोरिस अभी बताया था, एक्यूट चेस्ट पेन हो जाए, ठीक है ना, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, एंजीना पेक्टोरिस। और हार्ट अटैक अभी बताया था, इसमें कार्डियक मसल का पैच डैमेज हो जाता है। ठीक है, कार्डियक मसल पैच डैमेज अगर हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। इसमें क्या हो जाएगा, MI हो सकती है। और MI में क्या होता है, ST सेगमेंट एलिवेट हो जाता है। MI में क्या हो जाता है, ST सेगमेंट एलिवेट हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, ये क्यों होता है, क्योंकि O2 की डिफिशियंसी हो जाती है, O2 डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सारे टर्म क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, अब हमारा आ गया है डायग्राम को लेवल करना। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT का डायग्राम है। देखो, ये जो फर्स्ट दिख रही है रेड रेड, ये क्या है तुम्हारी RBC। और RBC को तुम क्या बोलते हो, एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हो दोस्तों, एरिथ्रोसाइट। ठीक है ना। मैंने इसका नंबर भी बताया था, 5 से लेके 5.5 मिलियन RBC होती है, ये याद रखना। अच्छा, ये क्या दिख रहा है तुम्हें, जो मेगा कैरियोसाइट है उसके फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये क्या है, ये है बेसोफिल। ठीक है ना, क्योंकि जो बेसोफिलिक ग्रेन्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, एक ब्लू डाई से कलर्ड होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि BEN करके याद रखना है आपको। ठीक है, B फॉर बेसोफिल। और बेसिक डाई से डाई हो रहा है, तो ये आपको याद रखना है कि लाइफ में जितने कड़वे लोग कम हो उतना अच्छा है। इसीलिए बेसोफिल भी क्या होगा, कम होता है बहुत। ठीक है, कितना, 0.5 से लेके 1% तक। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आपको हेडफोन जैसा दिख रहा है, ये क्या है हमारा, ये है इसिनोफिल। ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था बैन करके याद करना, BEN, बैन, जिससे आपको ऑर्डर भी याद रहेगा। ये होता है हमारा 2 से 3%। ठीक है ना। फिर हमारा आता है दोस्तों न्यूट्रोफिल। ठीक है ना। और न्यूट्रोफिल का मैंने बताया था ये 60 से लेके 65% होता है और फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होता है। इसमें दोस्तों आपको ना कई सारे लोब दिखेंगे, देखो कई सारे लोब दिख रहे हैं, तो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है। इसकी पहचान क्या है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। तो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस किस में देखेगा, न्यूट्रोफिल में। ठीक है ना। अच्छा देखो, ये दोनों, ये क्या है, ये है लिम्फोसाइट। और मैंने आपको बताया था लिम्फोसाइट क्या होती है, 20 से 25% होती है। तो इसमें से एक है T लिम्फोसाइट और एक है B लिम्फोसाइट। तो ये वाली है T लिम्फोसाइट। अच्छा, ये वाली T लिम्फोसाइट क्यों है, क्योंकि T फॉर होता है टॉप, और टॉप मतलब ऊपर। ठीक है ना, तो ऊपर बड़े लोग जाते हैं।
तो ऐसे याद रखना कि टी लिम्फोसाइट का बड़ा न्यूक्लियस होगा, और ये जो बी लिम्फोसाइट है, बी मतलब बॉटम, बॉटम मतलब नीचे, तो छोटे लोग, ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट, ठीक है ना, उम्र में छोटे बड़े, ये सब याद रखना। तो ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, और जो ये बच गया ये हमारा क्या है, ये हमारा मोनोसाइट, जो क्या होता है 6 से 8% होता है, ठीक है ना, और ये भी क्या होता है फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अच्छा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा देखो ये दिख रहा है हमारा, ये हमारा क्या, ये है हमारा ऑर्टा, ठीक है ना, और देखो ये जो ब्लू ब्लू दिख रही है ये है हमारी क्या है पल्मोनरी आर्टरीज, और मैंने बताया था आर्टरी क्या होती है, हार्ट से दूर जाती है, ठीक है। अच्छा आपको यहाँ पे रेड रेड दिख रहा है छोटा सा, ये क्या है, ये है हमारी पल्मोनरी वेन, ठीक है ना, जो कहाँ से आ रही है, लंग्स से आ रही है, ठीक है ना, तो हार्ट की तरफ जो आती है वो क्या है, वेन होती है। अच्छा यहाँ पे दिख रहा है ये है आपका एट्रिया, अच्छा ये तो या तो राइट एट्रिया हो सकता है, ये लेफ्ट एट्रिया हो सकता है, तो इधर है तो ये क्या हो गया, लेफ्ट एट्रिया, ठीक है ना। इसी तरह राइट एट्रिया कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा राइट एट्रिया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये है हमारा बंडल ऑफ हिस, अभी मैंने बताया था ना कि आपका डायग्राम में भी दिया हुआ है बंडल ऑफ हिस, ये आपको याद रखना है। ये दिख रहा है ये क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दो वेंट्रिकुलर के बीच में, इसलिए इसको बोलते हैं हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा ये है, होना तो चाहिए बेस, पर ये होता है एपेक्स, तो इसका बेस जो है वो ऊपर होता है, एपेक्स होता है नीचे, ठीक है ना। अच्छा और ये क्या है, ये हमारा वेंट्रिकल है, तो कौन सा वेंट्रिकल हो गया, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा इसी तरह हमारा राइट वेंट्रिकल कौन सा हो गया, तो ये हमारा हो गया राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अच्छा ये देख रही है, ये हमारी है कॉर्डी टेंडिनी, क्या है दोस्तों, कॉर्डी टेंडिनी, ठीक है ना। अच्छा ये दिख रहा है, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर क्या होता है SAN और नीचे क्या होता है AVN। अच्छा ये आपको दिख रहा है SAN, तो इसको याद रखना, ये क्या है अपर राइट कॉर्नर में, ऊपर है ना राइट कॉर्नर में है, और ये नीचे है, ठीक है, तो ये है लोअर लोअर लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया अपर, ये हो गया लोअर, और ये हो गया लेफ्ट कॉर्नर, ये हो गया राइट कॉर्नर, ठीक है ना, ये बात भी याद रखना। ये क्या है, ये है सुपीरियर वेना केवा, दिस इज सुपीरियर वेना केवा, तो फिर ये क्या है, ये है इंफीरियर वेना केवा, ठीक है ना, इंफीरियर वेना केवा, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इजी है, अभी मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आएगा तो फिर वो कहाँ जाएगा, डॉर्सल ऑर्टा में, है ना, तो ये क्या हो गया हमारा, तो वो कहाँ जाएगा, डॉर्सल ऑर्टा में, तो ये क्या हो गया हमारा डॉर्सल ऑर्टा। अभी मैंने बताया था लंग्स, ये क्या है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, अभी बताया था ना दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो फिर ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है ना। अच्छा तो देखो यहाँ से ये क्या है, हार्ट के पास आ रही है, और जो हार्ट के पास आती है वो क्या होती है, वेन, दिस इज पल्मोनरी वेन, और जो हार्ट से दूर जाती है वो क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी, इजी कॉन्सेप्ट, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना। अच्छा अच्छा ये क्या है, ये है हमारा वेना केवा, ठीक है ना, अभी बताया था ना वेना केवा, इसको ना हम ग्रेट वेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रेट वेन, ठीक है ना, ये याद रखना। अच्छा ये जो दिख रहा है हमें यहाँ पे, ये क्या है हमारी, ये है हमारी कैपिलरी। अच्छा देखो अब यहाँ पे ना आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे एक का ल्यूमन बड़ा है, एक का ल्यूमन छोटा है, ठीक है, तो जिसका ल्यूमन बड़ा है उसको बोलते हैं वेन, तो बी से बड़ा और बी से वेन, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, दूसरा ये ऑटोमेटिक हो जाएगा आर्टरी, तो आर्टरी का ल्यूमन हो जाएगा छोटा, ठीक है ना, इजी लेवलिंग, कोई दिक्कत। चलो तो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे आपके वो मैंने यहाँ पे करवा दिए, ठीक है। इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना, तो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इसकी PDF ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों नीट 2021 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। इन क्वेश्चंस के अलावा आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं वही सारे कॉन्सेप्ट में से पूछा जाएगा आपको, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।